क्लास 8 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आजकल हम लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं, लेकिन हिंदी किताब ज्ञानवी से। तो चलिए पढ़ते हैं। पेज 14 में अब यही एक लेसन बचा हुआ है व्याकरण का। भाषा ज्ञान में देखेंगे, उसमें है कि भाषा किसे कहते हैं, इसके कितने रूप हैं। इसे हम संक्षिप्त में यानी शॉर्ट में जानेंगे। विस्तृत रूप में हम व्याकरण किताब में पहले पढ़ चुके हैं। तो चलिए देखिए पेज 14। ये है आपका पेज 14। आप जानते हैं कि इसमें प्रश्न नहीं रहता है, लेकिन प्रश्न यही बनेगा जो मैंने कहा कि भाषा किसे कहते हैं, इसके कितने रूप हैं। वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है तथा दूसरों के विचारों को समझ और जान सकता है, उसे भाषा कहा जाता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा, जब मनुष्य आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर करता है, वह मौखिक भाषा कहलाती है। दूसरा है लिखित भाषा, जब मनुष्य आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान लिख कर करता है, वह लिखित भाषा कहलाती है। अब है मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहा जाता है। यानी जो हम बोलते हैं तो उसे लिखेंगे कैसे, इसके लिए कोई निश्चित चिन्ह चाहिए। तो इसके लिए विद्वानों ने जो चिन्ह बनाया उसे लिपि कहा जाता है। हमारी लिपि आपको पता है कि देवनागरी में है, हिंदी की लिपि है देवनागरी से। इसी तरह सभी भाषाओं की अलग अलग लिपियां हैं। कुछ भाषा और उनकी लिपि यहाँ दिया हुआ है। प्रमुख भाषाओं की लिपियां निम्न प्रकार हैं। चलिए देखिए, भाषा यहाँ लिखा हुआ है, 4 भाषा का नाम दिया हुआ है, हिंदी, संस्कृत, मराठी और अंग्रेजी। और इसकी लिपि है हिंदी की देवनागरी, संस्कृत की देवनागरी और मराठी की देवनागरी। यानी ये तीनों भाषाएं देवनागरी में लिखी जाती हैं, आपको ये याद रखना है। और अंग्रेजी की भाषा लिपि है रोमन। रोमन जो ABCD हम लोग पढ़ते हैं उसे रोमन कहते हैं। और ये फिर आगे है पंजाबी, तमिल, उर्दू, रूसी। पंजाबी का गुरुमुखी, तमिल का तमिल, उर्दू का फारसी और रूसी का रोमन। वही ABCD हो गया। अब बोली किसे कहते हैं? किसी छोटे क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। इसका कोई लिखित रूप या साहित्य नहीं होता। थोड़े थोड़े जगह पर बोलियां बोली जाती हैं, उनमें किताबें वगैरह नहीं लिखी जाती हैं। उपभाषा, बोली एक छोटे से क्षेत्र में ही बोली जाती है, किंतु जब वह बड़े क्षेत्र में बोली जाने लगे तो उसे उपभाषा कहा जाता है। एक उपभाषा के क्षेत्र में अनेक बोलियां हो सकती हैं। इसमें क्षेत्र विशेष के लोग साहित्य रचना भी करते हैं। व्याकरण, व्याकरण किसे कहते हैं? हम लोग पढ़ चुके हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। हो गया। अब आगे देखिए, ये बनाया हुआ है क नंबर में। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तरों के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर कोष्ठक में भर लिखिए। तो यह भाषा के कितने रूप हैं? अभी हम लोगों ने पढ़ा कितने? 2। यह 2 में हमने लगा दिया है। यह है आपका ब नंबर, और ब सौदा होता है, तो ये ब नंबर 2 हमने लगा दिया। और 2 में हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है? अभी हमने पढ़ा क्या होगा? देवनागरी द होगा। ये भरा हुआ है, मैंने भर दिया है। फिर यहाँ 3 में देखिए, अंग्रेजी भाषा की लिपि का नाम क्या है? 100 होगा रोमन। यहाँ दिखाई दे रहा है रोमन, या 100 भर दिया हमने। यहाँ भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाने वाले शास्त्र को किस नाम से जाना जाता है? व्याकरण। देखिए यहाँ पर ये भी है ब नंबर, दिखाई दे रहा है, भरा हुआ है ब नंबर। और यहाँ 4 में भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाने, वो तो सॉरी हो गया बच्चों, ये 4 ही तक था, हो गया।
अब ये 5 नंबर में कि निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती। अब चलिए यहाँ भाषा देखते हैं हम। देखिए हिंदी और संस्कृत मराठी, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 3 लिखी जाती है। बची एक भाषा 100 नंबर पंजाबी, ये गुरुमुखी भाषा है, तो ये हमने लिख दिया 100 नंबर। देखिए हो गया। फिर अपनी किताब में नहीं भरे होंगे शायद, तो आप इसे भर लीजिएगा, दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आगे के पेज पर थोड़ा सा कुछ है, उससे भी आप जान लीजिए। तो ये हम लोग का हिंदी का व्याकरण पूरा हो जाएगा। देखिए ये है पेज, और 14 था, ये 15 आगे का। अब इसमें दिया हुआ वर्ण विच्छेद, ये सीखना आपको बहुत जरूरी है। इससे आपका शब्द शुद्ध होगा। उसका हिज्जे एक तरह से है यह, इसे त्रिभुज कैसे लिखा जाएगा, इसको वर्ण विच्छेद करना। एक एक अक्षर और उसकी मात्रा को अलग करके दिखाने की क्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण माने अक्षर, विच्छेद करें अलग कीजिए। तो त्र में त और र मिला हुआ बच्चों हम जानते हैं संयुक्त अक्षर कहलाता है। तो इसको पूरी तरह तुमको दिखाना है। त्र लिखेंगे पूरा, तो त्र बना कर ये दिखाना है। तो हलंत जोड़ र हलंत हो गया ये त्र। तो उसमें त्र में लगा है हर्षई, तो त हलंत जोड़ र हलंत जोड़ हर्षई त्रि हो गया, जोड़ भ हलंत हर्षऊ भू हो गया, जोड़ ज हलंत और त्रिभुज हो गया। उसके बाद है वातायन, व हलन जोड़ आ, तो हलन जोड़ आ, यो हलन जोड़ अ, न हलन जोड़ अ, वातायन हो गया। भारत, भ हलन जोड़ आ, र हलन जोड़ अ, तो हलन जोड़ अ, भारत। विशेष, व हलंत जोड़ हर्षई, तलब से हलन जोड़ ए, मूर्धन से हलन जोड़ अ, विशेष। अब हो गया सरिता, स हलन जोड़ अ, और जोड़ र हलंत जोड़ हर्षई सरी, जोड़ त हलंत जोड़ आ, सरिता हो गया ये आपका। अब यहाँ देखिए ये पठित काव्यांश से दिया, पहला पाठ के बाद ही जस्ट है ये। तो ये कविता का 4 लाइन दिया हुआ खंडित है यह। ही शैल से सरिता से सागर से, पर जब भी 2 हाथ निकल मिलते आदिपांतर से, तब खाई को पाठ शून्य में महामोद रचता है। 2 द्वीपों के बीच शेष भारत ही रहता है। प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से लिया गया, ये तो आप अपने कर सकते हैं, फिर भी मैंने आपके लिए ये बना दिया है। तो चलिए बना दिया है, किस कविता से आपको पता होगा। किसको नमन करूं मैंने लिख दिया, इसको इन्वर्टेड कॉमा में घेर दिया। पाठ के नाम को, लेखक के नाम को घेरना अच्छा होता है। और 2 द्वीपों के बीच सेतु कौन रचता है, भारत ही रचता है, भारत। खंडित शब्द में कौन सा प्रत्यय, इत। खंड शब्द है, उसमें इत लगाने से खंडित हो गया है। मैंने ब्रैकेट में दिखा दिया आप लोगों को कि खंड जोड़ इत खंडित होता है। ये हो गया इत प्रत्यय, केवल बोलेंगे। और सरिता शब्द का समानार्थी शब्द लिखिए, सरिता का अर्थ समान अर्थ वाला, ये हो गया नदी। और हाथ शब्द का तत्सम रूप लिखिए। तत्सम जो पहले चलता था संस्कृत में, तो हस्त हो गया। आपका बच्चों ये हो गया, ये पेज हो गया। बस आपको इतना ही करना है। धन्यवाद। आप इसे याद भी कर लेंगे, किताब में भर लेंगे।